उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर करण उसको घूर कर देखने लगा और उसे देखकर यह लग रहा था कि उसे उस बूढ़े आदमी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। बूढ़े आदमी ने बात बदलते हुए कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी अपनी शक्तियां नहीं बढ़ा पाओगे और आगे चलकर समर इस कबीले का लीडर बन जाएगा। पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम्हारी शक्तियां बढ़ाने में। यह सुनकर करण हैरान होते हुए पूछा, भला आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? इससे आपका क्या फायदा होगा? उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, जिंदगी में हर चीज फायदे के लिए नहीं की जाती, और वैसे भी तुम्हारी माँ ने मेरी जान बहुत बार बचाई है। करण ने कुछ सोचते हुए पूछा, आपको देखकर तो लगता है कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। अगर आपकी जान मेरी माँ ने बहुत बार बचाई है, तो वह कितनी ताकतवर थी? उस बूढ़े आदमी ने कहा, सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी फिलहाल तुम अपनी शक्तियां बढ़ाने पर ध्यान दो। करण ने पूछा, क्या मेरी माँ महारथी रैंक से भी ज्यादा ताकतवर थी? उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, यह रैंक तो कुछ भी नहीं है। वह जिस रैंक पर थी उसके सामने तो ये सब चींटी के समान है। उस बूढ़े आदमी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम बहुत सवाल पूछते हो। अभी तुम्हें जो करना चाहिए उस पर ध्यान दो। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग मैं करवाऊंगा। कल सुबह तैयार रहना। और यह कहकर वह उस ताबीज में वापस चला गया। करण ने भी नौकर से कहकर अपना कमरा साफ करवा लिया और उसके बाद सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया। लेटकर वह उस ताबिश को ही घुर रहा था। कुछ देखते हुए उसने सवाल पूछा, आप मुझे बता सकते हैं कि जो तावीज में सुनहरे रंग की लपटें हैं, यह किस चीज की है? पर उस ताबीज से कोई जवाब नहीं मिला। करण ने भी दोबारा पूछना ठीक नहीं समझा और सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन सूरज की किरण जैसे ही करण के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली। उसने आंखें खोलते ही देखा कि एक हल्का धुंधला बूढ़ा आदमी उसे ही देख रहा था। जब उसे बूढ़े आदमी ने करण को जागते हुए देखा तो उसने उससे कहा, तुम तो बहुत आलसी हो। मैंने तुमसे जल्दी उठने को कहा था। तुमसे वह एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ। तुम्हें तो अपनी माँ का एक भी गुण समझ में नहीं आता। करण छत से अपने बिस्तर से उठा और हाथ में धोकर वापस आकर बिस्तर पर बैठ गया। और फिर उसने पूछा, तो बताइए, मैं अपनी ट्रेनिंग कैसे शुरू करूंगा? उस बूढ़े आदमी ने खिड़की की ओर इशारा किया और कहा, वह जो दूर एक पहाड़ी दिख रही है, हम वहीं जाने वाले हैं तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए। उसने जिस पहाड़ी के ऊपर इशारा किया था वह वहीं पूर्वी पहाड़ी थी जहां पर उस नागराज की गुफा थी। यह बात करण को भी पता थी, इसीलिए उसने हड़बड़ाते हुए कहा, शायद आपको पता नहीं है कि वहां एक नागराज रहता है। लोग कहते हैं कि वह महारथी बनने ही वाला है। उस बूढ़े आदमी ने अहंकार भरी हंसी में कहा, सिर्फ एक महारथी? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। यह कहकर वह उस ताबीज में वापस चला गया। करण ने अपना कुछ सामान बांध और कमरे से बाहर चला गया और महल के मैदान की ओर जाने लगा। उसने देखा कि सब लोग पहले से वहां पर बैठे हुए थे और जो दो लोग मंच पर खड़े थे वह धीरे धीरे कबीले के दरवाजे की तरफ जाने लगे। वह दोनों और कोई नहीं बल्कि गजराज और लंकेश थे, जो आज तीसरी और आखिरी चुनौती के लिए पूर्वी पहाड़ी की ओर जा रहे थे। गजराज की नजर कारण पर पड़ी और उन्होंने कर्ण को अपने पास आने का इशारा किया। कर्ण ने अपने पिता का इशारा देखा और जल्दी से उनकी तरफ जाने लगा। जब कर्ण गजराज के पास पहुंच गया तो गजराज ने अपने बेटे का सर सहलाते हुए उससे कहा, मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम दिल लगाकर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना। तुम्हें कुछ महीने बाद होने वाले शून्य प्रतियोगिता में अपने पिता का नाम रोशन करना है। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए कर्ण को देखने लगे और उससे कहा, इस कबीले में जैसे लोग दिखते हैं वैसे वह है नहीं। अपने पिता की बात सुनकर कर्ण ने अपनी नजर मंच पर बैठे कैश के ऊपर की। जब से कर्ण को उस बूढ़े आदमी ने बताया है
कि कैश उसकी शक्तियां रोकना चाहता था, तब से वह कैश को शक भरी नजरों से देख रहा था। अपनी बात पूरी करके कचराज लंकेश के साथ बाहर की ओर जाने लगा। लंकेश ने जाने से पहले अपने पिता कैश की तरफ देखा और उसने अपने आंखों आंखों में कुछ इशारा कर दिया। अपने बेटे का इशारा देखकर कैश में भी अपनी आंखें ऐसे झपकाई जैसे वह कह रहे हैं सारी तैयारियां हो गई हैं। कारण अपने पिता और अपने चाचा को जाते हुए देख रहा था। तभी उसे उसकी ताबीज से आवाज सुनाई दी, चलो, हमारे जाने का वक्त भी हो गया। करण ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वह भी सभा से बाहर जाने लगा। वह भानु की नजरों से चुपते छुपाते बाहर जा रहा था, क्योंकि उसे बिना पूछे महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। महल के दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने उसे देखा, पर उसे बाहर जाने से नहीं रोका, क्योंकि वह जानते थे कि कर्ण बिना लीडर भानु की इजाजत के बिना महल से बाहर नहीं जाता था। अगर वह बाहर जा रहा था तो उसने इजाजत ली ही होगी। महल के बाहर पहुंचने पर कारण नीरज शहर की गली में इधर उधर घूमते हुए शहर से बाहर जा रहा था। उसकी तावीज से आवाज आई, तुम इतना चुपते छुपाते क्यों जा रहे हो? करण ने हल्का परेशान होते हुए कहा, अरे तुम जानते नहीं हो, मेरे दादू को अगर उन्हें पता चला कि मैं उन्हें बिना बताए महल से बाहर आ गया हूं तो वह मुझे काल कोठरी में डाल देंगे। उस बुंडी सी आवाज में कुछ याद करते हुए कहा, यह बुढ़ा अभी तक सुधरा नहीं, चलो छोड़ो, मैं क्या ही कर सकता हूं। करण ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, मेरे दादाजी बुरे नहीं हैं, वह तो मेरी चिंता करते हैं, इसीलिए मुझे महल से बाहर जाने नहीं देते। उधर दूसरी तरफ गजराज और लंकेश हवा को चीरते हुए पूरी पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। तभी लंकेश ने गजराज से कहा, यहां से हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। गजराज नए लंकेश से कहा, तुम अकेले संभाल लोगे? लन लंकेश नहीं जवाब दिया, मैं भले आपके जितना ताकतवर नहीं हूं, पर इतना तो ताकतवर हूं कि उस नागराज की मणि ला सकूं। यह कहकर वह जंगल में जाकर कहीं गायब हो गया। गजराज उसे जाते हुए देख रहा था। कहीं दूसरी तरफ कर्ण शहर से बाहर पहुंच गया था। तभी उसके गले में जो लॉकेट था वह कांपने लगा और उसे वह बूढ़ा आदमी बाहर आ गया और उसने उससे कहा, अगर तुम अपनी रफ्तार से जाओगे तो तुम्हें वहां पहुंचने में न जाने कितने हफ्ते लग जाएं। करण ने कहा, तो मैं अपनी रफ्तार थोड़ी ना बढ़ा सकता हूं, जितनी है उतनी ही जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, अरे तुम थोड़े से पागल हो क्या? हम रोज आना जाना करेंगे। यह सुनते ही करण ने उससे कहा, आप पागल तो नहीं हो गए? वह पहाड़ इतनी दूर है जहां जाने में हमें न जाने कितने हफ्ते लग जाएं। हम वहां रोज आना जाना कैसे करेंगे? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, आम आदमियों के लिए वहां जाने में हफ्ते लग जाते होंगे, पर हमें उतना समय नहीं लगेगा। करण ने हैरान होते हुए पूछा, पर ऐसा कैसे होगा? उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम बस देखते जाओ। और यह कहकर उसने अपना हाथ हिलाया। उसे हाथ हिलाते ही करण हवा में उड़ने लगा। करण ने घबराते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए, मैं गिर जाऊंगा। पर उस बूढ़े आदमी ने उसकी एक न सुनी और वह भी उसके साथ उड़ते हुए पूर्वी पहाड़ी की ओर जाने लगा। करण ने कुछ सोचते हुए अपना सर पकड़ते हुए कहा, आप हवा में उड़ सकते हैं, कहीं आप सम्राट रैंक के योद्धा तो नहीं हो? यह सुनते ही उसे पूरे आदमी ने और कहा, तुम बहुत छोटा सोचते हो। पर कर्ण तो अभी तक सदमे से बाहर नहीं आया था और वह कुछ कह ही नहीं पाया और चुपचाप उस बूढ़े आदमी के साथ पूर्वी पहाड़ी की ओर जाने लगा। वहां से कुछ दूरी पर नीरज कबीले के महल में एक आदमी अपने कमरे में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद उसके कमरे में एक आदमी आया, जो आदमी सोफे पर बैठा था। उसने कमरे में आए आदमी से पूछा, सारी तैयारी करके आए हो ना? उसे आदमी ने कहा, जी लीडर, सारी तैयारी हो गई है, बस अब गजराज के वहां पर पहुंचने की देर है। यह सुनते ही कैश जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए उसने कहा, अब इस कबीले पर हमारा राज होगा,
क्योंकि गजराज तो कभी जिंदा इस कबीले में वापस ही नहीं आएगा। वही एक अलग कमरे में एक बच्ची खड़े होकर एक तस्वीर को देखकर मुस्कुरा रही थी। वह जिस तस्वीर को देख रही थी, उस तस्वीर में एक आदमी ने एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाकर रखा था। वह तस्वीर गजराज और करण की थी। वह लड़की जो उसे तस्वीर को देख रही थी, वह और कोई नहीं बल्कि कारण की छोटी बहन आयाना थी। वह उस तस्वीर को टेबल पर रखी और कमरे के बाहर जाने लगी। वह कमरे से बाहर आने के बाद करण के कमरे की ओर जाने लगी। उसने उसके कमरे के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने 2 से 3 बार और खटखटाया। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया, तो उसने दरवाजा खोलकर देखा। वह दरवाजा पहले से खुला हुआ था। वह कमरे में घुसी तो उसने देखा करण कमरे में मौजूद नहीं था। यह देखकर वह थोड़ा हैरान हुई। फिर कुछ सोचते हुए बोली, लगता है भैया कहीं बाहर घूमने गए हैं। चलो छोड़ो, किसी और को परेशान करती हूँ। यह कहकर वह अपने भानु दादा के कमरे की ओर जाने लगी। वही लीडर बानो अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहे थे। वह किताब सांपों के बारे में और उससे जुड़े कुछ रहस्य भी इसमें मौजूद थे। अचानक उनके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ। एक प्यारी सी बच्ची हंसते कूदते हुए कमरे में आई और जाकर भानु के बगल में बैठ गई। भानु ने उसके गाल खींचते हुए उससे पूछा, तुम्हें कोई और नहीं मिला जो तुम यहां आ गई? अयाना ने अपने दादू से कहा, भैया तो अपने कमरे में थे ही नहीं, इसीलिए मैं यहां पर आ गई। भानु ने कहा, महल में ही होगा, कहीं घूम रहा होगा। क्यारा ने कहा, उस बुद्धू को छोड़िए ना। आपकी किताब में क्या पढ़ रहे हैं? कोई कहानी है क्या? मुझे भी सुनाइए। भानु ने कहा, यह किताब सांपों और नागराजों के ऊपर लिखी गई है। इसमें उनके अजीबोगरीब तकनीक और ताकतवर खजाने का जिक्र है। क्यारा ने पूछा, पिताजी भी तो किसी नागराज की गुफा में उसकी नागमणि लेने के लिए गए हैं। क्या वह नागराज पिताजी से ज्यादा ताकतवर है? भानु ने कहा, भले वह तुम्हारे पिताजी से ज्यादा ताकतवर है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा। वहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर 5 लोग छुपकर एक आदमी को देख रहे थे, जो चलते चलते पूर्वी पहाड़ी की ओर जा रहा था। पांचों में से एक आदमी ने आलस भरी आवाज में बाकी चारों से कहा, हम इसका 2 दिन से पीछा कर रहे हैं, पता नहीं यह कब तक पहाड़ी पर पहुंचेगा। सबसे आगे खड़े आदमी ने कहा, और बस 5 किलोमीटर। और फिर उसने दूसरे आदमी से पूछा, जाल तैयार है ना? उस आदमी ने जवाब में गर्दन हाँ में हिलाई। इन सभी बातों से अनजान गजराज पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था। बीच बीच में कभी वह आराम करने के लिए भी रुक जाता था। चलते चलते पहाड़ी के नीचे पहुंच गया। ऊंची दिखती पहाड़ी को देखते हुए उसने कहा, यह पहाड़ी तो बहुत बड़ी है। नागराज के अलावा या फिर उससे भी ज्यादा ताकतवर जानवर यहां मौजूद होंगे, बस लंकेश को कुछ ना हो। क्या कहकर वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करने ही वाला था कि उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जिस दिशा से आवाज आई थी, गजराज उस तरफ ध्यान से देखने लगा। कुछ देर तक देखने के बावजूद उसे वहां पर कुछ दिखाई नहीं दिया। वह फिर से पहाड़ चढ़ने लगा, पर फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी। इस बार उसने आवाज की दिशा में जाने का सोचा और उसे तरफ धीरे धीरे जाने लगा। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद उसने ऊपर देखा तो वहां उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने थोड़ी देर आसपास देखा और फिर अपने कदम वापस इस तरफ लेने लगा जहां से वह आया था, पर अचानक उसका पैर किसी रस्सी में फंस गया। दूर खड़े पांचों आदमियों ने देखा और झट से एक आदमी ने एक रस्सी खींची, जिससे गजराज उस पेड़ पर उल्टा लटक गया। तो कौन है ये 5 लोग? क्या यह लंकेश की कोई चाल है या फिर कुछ? और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सुनते रहिए द स्टोरी ऑफ कान, तारा, ओनली ऑन द लिसनिंग विद मी 99 के साथ।